गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक से, कैन वी से दैट इलेक्शन इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट what are how the candidates they are contesting their elections, campaigning, polling day, the election commission's code of conducts. So today we will go through, can we say that in India elections are democratic or not. So we have already discussed about the democratic elections features of the elections, that there are certain minimum conditions which are the landmarks of a democratic elections. तो कुछ features जो जिसके through we can easily find out that the election which has been held are democratic or not. So these are the features briefly. Number one man, one vote and equal value. This is the same features of democracy also. We have discussed in the chapter 1. That is, one man should give the vote and the value should be equal. Okay. The next is, parties and candidates are free to contest the elections. So the party, those who are contesting, and the party who are putting their candidates, जो पार्टी अपनी कैंडिडेट्स को आगे रखते हैं, सो दोनों ही फ्री होना चाहिए, दैट सो दैट दे कैन ईजिली कंटेस्ट द इलेक्शंस. ऐसा नहीं कि वन पार्टी जो है पावरफुल है तो दूसरी पार्टीज को वो इलेक्शंस में आने नहीं देंगे और वो अपना पावर्स दिखाएंगे, मैल प्रैक्टिसेस करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ शुड बी फ्री, दोनों ही फ्री हो और इजीली कंटेस्ट करें इलेक्शंस. द थर्ड इज इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल. अब इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शंस वन टाइम कर दे उसके बाद फिर देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्शंस. तो शुड बी रेगुलर, क्योंकि अगर वन टाइम करेंगे तो फिर बाद में वो जो भी पर्सन जो कैंडिडेट्स हैं वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी से क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा. तो इसीलिए इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होना चाहिए, जहाँ पे पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर ओन लीडर्स, कि हमारे लीडर्स कौन होंगे तो वो इजीली वोट दे सके. तो इसी तरह से वहाँ पे भी कोई चीटिंग ना हो. तो ये सारा जो फीचर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है, अगर ये फीचर्स अगर फॉलो होती है, then the election will be called as democratic. So we see that all the features in our country are being followed. So we can say that in India, the elections in India are democratic. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होती है वो डेमोक्रेटिक है. Now we test the parameters regarding India. अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा भी हम अपने आप में इसको टेस्टिंग कर सकते हैं कि इंडिया की इलेक्शंस होती है वो किससे होती है, कैसी है. तो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. तो देखो, वी हैव रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस. ये चीज़ें बहुत बार आती है, न्यूज़पेपर में भी आती है कि कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, कि लोग चीटिंग करने के लिए बहुत गलत तरीका अपनाते हैं. तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन रिपोर्ट करती फ्रिक्वेंटली, एक दूसरे पे आरोप लगाती है, पार्टियाँ दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है कि पार्टी अच्छी नहीं काम कर रही है, चीटिंग कर रही है. तो इसी तरह से तो ये सारा पैरामीटर्स है जिसके थ्रू वी कैन टेस्ट इजीली. तो पहला पैरामीटर्स क्या है, इंसर्शंस ऑफ फॉल्स नेम एंड ओमिशंस ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट. तो जो गलत नाम होते हैं, जो सही नाम है, जो जेन्युइन नेम होती है, उसको हटा दिया जाता है और उसके बदले कोई गलत नाम, मतलब कि इफ इन केस कि मान लो कोई पर्सन है वो आफ्टर सम टाइम्स वो शायद आउट ऑफ कंट्री चला गया या फिर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसका नाम जो है उसको क्या किया गया, उसको यूज़ किया जा रहा है, उसे लिस्ट से निकाला नहीं गया है, या फिर उसके बदले एक और नाम डाल दिया गया. इस तरह से बहुत कुछ किया जाता है. तो ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. रॉन्ग यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, तो उसकी फैसिलिटीज़ को गलत तरीके से यूज़ करना, ये भी गलत होता है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स. जो बहुत बड़ी पार्टी होती है, पैसे वाली होती है पार्टी, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है इलेक्शंस में लड़ने के लिए, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है. फिर थ्रेटनिंग वोटर्स एंड रेगिंग ऑन द पोलिंग बूथ. फिर धमकाना वोटर्स को कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा. तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए. और रेगिंग, जो पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट देने जाते जिस दिन में है ना, पोलिंग डे के अंदर,
तो उस वहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना ताकि लोग जो है घर से निकले नहीं वोट देने के लिए। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं। तो ये सारा पैरामीटर्स है जिसके थ्रू भी पता चल सकता है कि इलेक्शन कैसी होती है। ना मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है मोस्टली सही है, गलत नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती है। वी फील बैड अबाउट रीडिंग और वॉचिंग सच रिपोर्ट्स। जब हमें पता चलता है तो सचमुच बहुत खराब लगता है कि ऐसे भी होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। However, unfortunately, these irregularities are not on such a scale as to defeat the main purpose of elections. This becomes clear by the following basic questions: can a party win an elections and come to power through electoral malpractice and not because it has popular support? This is a pivotal questions. तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि ये फॉर्चुनेटली है, मतलब चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि किस्मत ऐसा हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है मोस्टली। एंड दिस इरेगुलरिटीज, जो ये इरेगुलर है क्योंकि ये एक दूसरे को जो जीत होती है, जीतने के कारण, कॉम्पिटिशन्स के कारण, एक दूसरे को हराने के कारण, डिफीट करने के कारण, इलेक्शन में नीचे दिखाना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो कुछ भी गलत काम करने लगते हैं। लेकिन देखा जाए कि इलेक्शन में जो पार्टी जीत रही है अगर इस किस्म से, इस प्रोसेस से, तो ये क्या होता है कि वो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं जीत रही है, वो गलत काम की वजह से जीत रही है। तो वो कब तक चलेगा? वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद लोग अपने आप ही उस पार्टी को निकाल देंगे। तो इसी तरह से ये चीज़ें बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलती है। But in spite of all these allegations, we must proud of our country's electoral system because we are comparatively nearer to democratic ideals than other democratic countries of the world. तो क्या कहा जा रहा है कि ओवरऑल देखा जाए कि हमारे देश में जो है कि नियरली हम जो इलेक्शन जो होती है हमारे देश में वो करीब नियर टू द डेमोक्रेटिक, कि हम बोल सकते हैं हमारा लगभग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है। ठीक है, कंपेयर अगर हम दूसरे देशों के साथ करेंगे तो उनसे ज़्यादा हमारा डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ एग्जामिन है जिसके थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होती है वो कैसी होती है। द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट होता है उसको कौन सुपरवाइज करता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर जुडिशियल डिपार्टमेंट है, जुडिशियल ऑर्गन्स है, वो इंडिपेंडेंट होता है, तो उसी तरह से इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कंडक्ट करता है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो कौन है? इलेक्शन कमीशन। वो वैसा ही पावर एंजॉय करता है जैसे हमारा जुडिशरी एंजॉय करता है। इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसे बोला जाता है CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC। लेकिन एक बार उन्हें अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, लेकिन उसके बाद once appointed he is not answerable to the president। एक बार अपॉइंट होने के बाद ये प्रेसिडेंट को भी जवाब नहीं देंगे कि he is not answerable to him। अब वो अपना काम करेंगे, सही से काम करेंगे। इस तरह से ये पावर्स जो है जस्ट एज जुडिशरी पावर्स होता है इंडिया के अंदर, वैसे पावर है। Even if the ruling party of the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to suspend। अब देखा जाता है कि रूलिंग पार्टी अगर उसको पसंद नहीं करे, उसकी रूल्स को पसंद ना करे, तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से लिखा, उसकी पावर्स जो है इस तरह से है, तो उन्हें उनको मानना ही पड़ेगा उनकी बातों को। इलेक्शन कमीशन जो है कुछ वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो यूज करते हैं अपना पावर्स, तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। किसका जो पावर्स है ये बहुत ज्यादा है। अब क्या क्या पावर्स है इलेक्शन कमीशन के? टेक डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस। वो जो कंडक्ट करते हैं किस तरह से करना है, इलेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है, अनाउंसमेंट, डेट ऑफ इलेक्शंस, रिजल्ट डिक्लेरेशंस, ये खुद करते हैं। इट ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट। हमने कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी पढ़ा है कि कौन सी काम करनी है, कौन सा काम नहीं करना है इलेक्शन के समय में। अगर कोई फॉलो नहीं करे तो द पनिशमेंट क्या है? उनको वोटिंग से या फिर इलेक्शन से उनका नाम हट जाएगा। फिर ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस such as to prevent misuse of government power। तो इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं
इलेक्शन के समय में, ताकि वो गवर्नमेंट की कोई भी पावर्स को मिसयूज ना करे, ठीक है, इस तरह से। फिर वाइल ऑन इलेक्शन ड्यूटीज, जब भी इलेक्शन ड्यूटी लगती है तो जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ उनकी ही बात मानेंगे, नॉट द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन के समय में वो उनके कंट्रोल में होते हैं। तो इसी तरह से ये सारा पावर्स है इलेक्शन कमीशन का। इन द लास्ट 25 ईयर्स देखा गया इलेक्शन कमीशन जो है, इन्होंने अपना पावर जो है ये अच्छे तरह से यूज किया है और उसको और बढ़ाया है, उसके पावर जो है और बढ़े हैं। नाउ इट्स वेरी कॉमन कि इलेक्शन कमीशन जो है रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स, उन्होंने एक गवर्नमेंट्स का एक अलग तरीके से रूप दिया है, उसे कंट्रोल करना, इलेक्शंस को किस तरह से करना, हैंडल करना, ताकि वो डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक ना हो। और जो कमी थी उस कमी को पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है। वेन इलेक्शन कमीशन केम टू द opinion that polling was not fair in some booth or even in entire constituencies, it ordered to repoll। अगर कहीं से उन्हें पता चलता है कि जो इलेक्शंस हो रही है, इलेक्शंस कोई एक पोलिंग बूथ में हो या फिर कोई इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हो और वहाँ पे गलत तरीके से किया गया हो, तो पूरा का पूरा वो इलेक्शन जो चुनाव हुआ था उसको वापस कैंसिल करके रीपोलिंग कर दिया जाएगा कि वापस से वोट देनी है। Often the ruling party does not like what the CE does, और मोस्टली रूलिंग पार्टी इन्हें कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इनकी जो भी वो बोलते हैं वो रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आता है। बट वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी बात फॉलो करनी है। फॉलो करेंगे तो ही इलेक्शंस के लिए वो खड़े हो पाएंगे, अदरवाइज इलेक्शन कमीशंस के खिलाफ जाएंगे, अगेंस्ट करेंगे, रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो उनके जो पावर्स है वो भी कैंसिल हो जाएगी इलेक्शंस के लिए। तो इसी तरह से देखा गया इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है और वो किसी की बात नहीं मानते। अगर ऐसा नहीं होता तो रूलिंग पार्टी जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते वो उनको कंट्रोल करते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। फिर दूसरा आता है पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस, कि हमारे देश में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर, जो वोट देते हैं, कौन लोग हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन लोग मेनली देखा जाए तो मेजोरिटी जो है मिडिल क्लास और पुअर पीपल सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह से एंड रिच पीपल्स बहुत कम होते हैं। तो ये 3 ग्रुप्स है। तो कौन से लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी जहाँ पे बोलते हैं पीपल्स रूल, और पीपल्स रूल्स किसके थ्रू करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है इलेक्शंस के थ्रू करते हैं। तो इसी तरह से इफ मोर एंड मोर पीपल, कॉमन पीपल्स अगर उनको वोट देते हैं, वोटिंग में पार्ट लेते हैं और उनको वोटिंग का मतलब पता होता है, तो वो क्या होता है, डेमोक्रेसी का एक मीनिंग, जो मीनिंग है कि पीपल्स गवर्नमेंट है, तो उसका मीनिंग एक ट्रू सेंस बनता है। अदरवाइज आप बोलोगे नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, वोट नहीं देना, कोई भी किसी को भी आप चुन लो, तो दैट इज रॉन्ग। तो हिंस इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज फ्री एंड फेयर, अगर हमारा इलेक्शन प्रोसेस फ्री है, फेयर है, कॉमन पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम इसको इजीली चेक भी कर सकते हैं तो कि इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो किस तरह से है। इन इंडिया अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी कर सकते हैं इजीली। तो देखा जाता है कि पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे जनरली मेजर किसे करेंगे, वोटर्स टर्न आउट फिगर्स, कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने वोट दिया था, तो नंबर ऑफ जो वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो वोटर्स टर्नआउट जो होती है फिगर्स इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब हमारे एवरी इलेक्शंस में नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज होते हैं। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स, कि कितने लोगों ने वोट दिया जो 18 ईयर्स और अबव है। तो ओवर द लास्ट 50 ईयर्स कहा गया कि हमारा जो वोटर्स टर्नओवर है वो इंक्रीज ही हुआ है। अगर हम कंपेयर करते हैं यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है, वो नीचे गया है। बट इंडिया के अंदर इसका एक्चुअली आइदर वो ऊपर गया है या फिर स्टेबल रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टेबल रहा है, ना बढ़ा है ना घटा है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शंस, जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े जिनको बहुत ज़्यादा सारा सुविधा है, कोई कमी नहीं है, उन्हें कहा जाएगा प्रिविलेज सेक्शंस। तो उसके मुकाबले में हम देखेंगे द पुअर पीपल, इलिटरेट, अनप्रिविलेज पीपल्स जो है वो ज़्यादा वोट देते हैं इंडिया के अंदर। क्यों पुअर पीपल, इलिटरेट पीपल, अनप्रिविलेज पीपल वोट क्यों देते हैं,
बिकॉज दे बिलीव इन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अगर अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो उनकी प्रॉब्लम पुअर कंडीशन जो है वो कम होगा, इलिटरेसी की प्रॉब्लम खत्म होगी, जो अनप्रिविलेज है तो उनको कुछ काम मिलेगा। तो इसी तरह से वो इस बेस पे करके कि गवर्नमेंट मतलब उनको अपने गवर्नमेंट पे अपने लोगों पे विश्वास होता है, इसके लिए वो वोट देते हैं। लेकिन ये चीज़ दूसरे कंट्रीज में अगर हम जाते हैं देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं रिच पीपल वाइट पीपल्स वोट ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक जो उन देश के नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो गवर्नमेंट है वो किसकी बात सुनेंगे, रिच पीपल की बात सुनेंगे, तो इसके लिए पुअर पीपल जो है और अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो लोग वोट नहीं देते हैं, बहुत कम कंपेयर टू द रिच पीपल्स। हमारे इंडिया में अपोजिट है, रिच पीपल प्रिविलेज पीपल जितना वोट देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ पे पुअर इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज पीपल्स वोट देते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पे लोगों को अपने इलेक्शन के ऊपर अपने गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है। सो इन इंडिया कॉमन पीपल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। तो इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर कॉमन पीपल्स जो है बहुत ज़्यादा उन्हें अपने गवर्नमेंट के अपने इलेक्शंस के ऊपर विश्वास है, इम्पोर्टेंस देते हैं। दे फील्स थ्रू दिस वे दे कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। और उन्हें पता है कि इसी तरीके से वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ताकि उनको जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाएंगे वो उन लोगों के लिए बनाएंगे ताकि उनकी जो कंडीशंस है वो और अच्छी हो। सो दे ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वोट मैटर इन दिस वे रन इन द कंट्री। और उन्हें ये पता है कि उनका वोट कितना मायने रखता है। तो इसी तरह से इट मीन्स इन इंडिया द इलेक्टोरल प्रोसेस जो है हमारा इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। नाउ ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। Transfer of political powers means formation of government by different political parties at different times. कि अलग अलग पार्टीज जब चेंज होती है 5 years के बाद अगर दूसरी पार्टी आ गई तो वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ अ सिंगल पार्टी रिमेन्स इन पावर, कि अगर एक ही पार्टी बहुत लंबे समय तक रहती है इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कि वहाँ पे कुछ चीटिंग हो रही है। बट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इंडिकेट दैट आवर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। लेकिन जो रिजल्ट होती है जिससे पता चलता है कि कोई भी फिक्स नहीं होता, वो ट्रांसफ़र होता रहता है, पावर किसी के एक के हाथ में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इन इंडिया द रूलिंग पार्टी पीरियडिकली लूज द इलेक्शन बोथ एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो देखा गया इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी जो होती है आइदर वो नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे हारती ही हारती है। फिर रूलिंग पार्टी लॉस्ट एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस, कि 3 इलेक्शन में अगर मान लो कि 2 जीती तो 1 हार गई। इस तरह से ये 2 में से 3 जो होती है वो 2 जीत गई, कुछ भी हो सकता है। इन लास्ट 25 years इन द US देखा जाता है एंड इनकम्बेंट मतलब सिटिंग इलेक्शन जो राइटली करेंटली जो वहाँ पे रूल करा जो पार्टी, तो इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली रूल्स इलेक्शन, बहुत ही कम मायने में जो होते हैं इसके, जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स बोलते हैं, वहाँ पे उनको मिनिस्टर्स है लेकिन वहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं कुछ और बोलते हैं अभी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपनी वो बहुत मुश्किल से मतलब हारते हैं, लगभग वो अपनी सीट को बना के रखते हैं इस तरह से। तो इससे पता क्या चलता है कि ये मतलब यहाँ पे इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं गलत हो रही है। इन कॉन्ट्रास्ट अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MLA एंड MP जो हमारे इंडिया के अंदर होते हैं वो हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं हारते ही है, ठीक है, वो हारते ही है। फिर वापस क्या करते, फिर वो मूव करते दूसरे पार्टी के अंदर जाने की कोशिश करती है, फिर वापस कोशिश करते कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत जाए, ठीक है। तो इसी तरह से तो यहाँ पे जो है US में जो मैंने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं बोलते, इसको डिप्यूटीज बोलते, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत मुश्किल होती, वो हारते नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में लगभग MLA एंड MP हर इलेक्शन में देखा जाता है लगभग आधे MP MLA हारते हैं अपनी। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस वाले होते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो जीतेंगे हमेशा, वो भी हारते हैं, लोगों को धमकाते हैं। लेकिन इसका जो लोग जनता जो है उन्हें पता है कि उनके लिए सही कौन है और गलत कौन सा है।
एक्सेप्टिंग अ फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, बहुत ही कम डिस्प्यूटेड इलेक्शन जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज द इलेक्ट्रोल रिजल्ट जो है इंडिया का एज पीपल वर्डिक्ट, जो जनता जैसे चाहती थी, जिसे उसको वोट दिया है वही जीता है, इस तरह से। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो हमारा जो फ्री और फेयर होता है इलेक्शंस की, हमने सभी को राइट्स दिया, सभी कोई भी कैंडिडेट्स खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी आ जाती है, क्योंकि हमने जब सभी को राइट्स दिया हुआ है कि सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहाँ पे जीतने के लिए, क्योंकि कंपटीशन ये कॉमन है, फ्री कंपटीशन से कोई भी पार्ट ले सकता है, तो इसके लिए लोग कहीं ना कहीं गलत कोशिश करते हैं चीटिंग करने के लिए। So our electoral system is free and fair, but our social structure is based on economic and social contradictions that compel us to think whether we have free, fair democracy. तो जहाँ पे हम बोलते हैं इलेक्शन जो फ्री और फेयर है, लेकिन ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, जो समाज है जो बने हुए, वो उसमें मेनली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखता है कि आप कितनी आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, मनी मैटर्स ज़रूर मायने रखता है, सोशल स्टेटस आपका कैसा है समाज के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जिसके कारण फिर सोचना पड़ता है कि हमारा डेमोक्रेसी जो है, जो इलेक्शंस होगा वो सही से फ्री और फेयर होगा कि नहीं होगा। कहीं वो पैसे वाले कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर दे, या फिर जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रेशराइज कर दे जीतने के लिए, लोअर पार्टीज को हरा दे। नाउ कैंडिडेट्स एंड पार्टीज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। तो अब जो पार्टीज बहुत बड़ी पार्टी है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, अब वो भी, उनको भी ये श्योर नहीं होता है कि वो शायद जीते या ना जीते, लेकिन वो करते क्या है, जो चैलेंजेस है, जो हमारी कमी है, वो ये है कि वो छोटी पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ा के रखते हैं। जो इंडिपेंडेंट होती है, जो अपनी खुद की पार्टी खड़ा करते हैं, वो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो इन दोनों के ऊपर वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, इनके ऊपर अपना मतलब आरोप जो बोलते हैं दबदबा दिखाना, उस तरह से उनके ऊपर यूज़ करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये किया जाता है। जो बड़ी पार्टी होती है वो अपनी छोटी पार्टीज के ऊपर, उनके ऊपर यूज़ करती है एडवांटेजेस, अनफेयर एडवांटेजेस उनका यूज़ करती है। तो समटाइम्स कैंडिडेट्स कनेक्टेड विद क्रिमिनल्स, अगर कोई क्रिमिनल से कनेक्टेड होते हैं, हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस, तो वो डरा के धमका के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बोलते कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप यहाँ से निकल जाओ, एंड टू सिक्योर टिकट्स, और टिकट्स उनको मिल जाता है, लेकिन वो कब तक करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चैलेंजेस बनी रहती है। ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस बनी रहती है कहीं ना कहीं। सम फैमिलीज हैव अ टेंडेंसी, कुछ फैमिली ऐसी है जो डोमिनेट करती है उस अपने ऊपर, पार्टीज के ऊपर, देश के ऊपर, कोशिश करती है टिकट उसी को देती है जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या फिर अदर फैमिलीज होती है। तो अभी जो यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ये करंटली अगर देखा जाए तो कांग्रेस, एक एग्जांपल ले लो कांग्रेस, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंजेस टू आवर कंट्री कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे और भी लोग हैं, कॉमन पीपल से, उन्हें भी मिलना चाहिए टिकट। फिर दूसरा है वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफ अ लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल टू पार्टिसिपेट बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो इलेक्शंस जो होती है जिसमें लोग चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग चॉइसेस, तो देखा जाता है अगर मोस्टली सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी वो प्रोमिसेस करते हैं लगभग एक जैसा हो जाए, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो किसको चूज करे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए सही होगी। ये चीज़ें भी अलग होना चाहिए ना। उसके बाद as compared to bigger parties, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantages। तो इससे देखा जाता है कि कंपेयर अगर बिग पार्टीज जो है इतना ज़्यादा एडवांटेजेस यूज़ करती है स्मॉल पार्टीज़ की और इंडिपेंडेंस की, तो कहीं ना कहीं स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंस पार्टीज जो होती है वो सफ़र करती है बहुत ज़्यादा उनके, क्योंकि उनको दबा कौन रहा है, बड़ी पार्टीज दबाती है। सो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी अदर स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, कंट्रीज जितनी सारी है उन सभी में लगभग ये प्रॉब्लम जो है ये है एज अ चैलेंज बन के। तो दे आर द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो ये सचमुच एक चिंता की विषय है कि ऐसे में जहाँ पे हम विश्वास करते डेमोक्रेसी के अंदर, और ये चीज़ों को किस तरह से हटाया जाए। दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन सोशल इलेक्ट्रल सिस्टम। तो जिसके कारण सिटीजन जो है, जो एक्टिव सिटीजन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट्स करते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, समाज में
कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजर अलग अलग होती है, ग्रुप्स होती है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। आफ्टर वी आर प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वी आर डिटरमाइंड टू इम्प्लीमेंट देम इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इसके अलावा हमें अपने डेमोक्रेटिक के ऊपर बहुत ज़्यादा, उसके प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा गर्व है और हम डिटरमाइन क्या किया जा रहा है कि शायद जो भी हम कोशिश करें कि हमारे जो भी चैलेंजेस है इन नियर फ्यूचर्स उसको ख़त्म कर दिया जाए, कोशिश किया जाए उसको और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इससे हमारा जो आज का चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर।